अच्छा जी, ये हो गया। पेड़ विकल्प 28 29वां लेक्चर है आज का। जय तो गई। तो लेक्चर नंबर है हमारा 29। आज है सैटरडे और तारीख आज क्या है? ठीक है। तो एवरेज के बारे में आपको पता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो होती है, वो तो हमें पहले भी पता है। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45 kilogram. If average weight of A and B is 40 kilogram and that of B and C is 43 kilogram, find the average weight of B। तो ये हमने आपको कराया हुआ है कि तीनों का जो एवरेज वेट है तो A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, वो उसने दिया हुआ है 45 किलोग्राम। और दो का एवरेज वेट A प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, तो वो उसने दिया हुआ है 40। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और तीसरा जो है वो इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इसमें हमने करना क्या होता है, हमने तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, हम किसी तरीके से सॉल्व करना है। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि उसकी हिंट ये होती है, नहीं हिंट याद तो अभी देख लो कि ये जो तीन है ना, तीन टर्म्स हैं उसको छोड़ दो। जो ये दो टर्म्स हैं उनको जरा फोकस करो, तो उनमें जो कॉमन है उसको देखो। तो जो चीज कॉमन है ना यहाँ पे, ठीक है, उसको आप उधर ले जाओ परे। तो यहाँ पे जो चीज कॉमन है उसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ। उस ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो अगर मैं इक्वेशन 1 2 3 को खुद सॉल्व करूँ तो कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कैसे बन जाएगी? वो बन जाएगी जी, ए इज इक्वल टू 80 - बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 2 खत्म, 4 बन गई है। इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या बन जाएगी? सी इज इक्वल टू 86 - बी। इसको हम आप क्या करेंगे, आप इसकी फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसको आप अ, दूसरी साइड पे कर देंगे। उससे क्या होगा, ये चीज आप फिर उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135। तो उसमें जब ए की वैल्यू पुट होगी, सी की वैल्यू पुट होगी, तो एक मिनट रुको। तो ये आ गया ना, ए प्लस, ये क्या हुआ है? अच्छा, इधर तो नहीं आया। अच्छा, वेट ऑफ बी फाइंड कर रहा है, इसका एक आसान भी तरीका होता है वैसे। चलो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ वैसे ही करा देता हूँ, बाद में फिर आसान तरीका भी बता देता हूँ। तो इधर मैं ना, रुको इसमें एडिशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 135। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ए की वैल्यू क्या आ गई है, 80 - बी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 86 - बी इज इक्वल टू 135। तो ये वाला बी भी कट जाएगा। 80 प्लस 86 प्लस वन नहीं -135 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू को जो भी आती आएगी, तो 166 में से 135 माइनस कर देंगे तो 131 आ जाएगा। और ये वैसे भी बी की वैल्यू निकल आई है, इस तरह भी निकल आई है, ये भी बी की ही वैल्यू निकली है। अच्छा, एक और तरीका इसका ये होता है, वो क्या तरीका होता है? अच्छा, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ तरीका। ठीक है ना, ये तो बी की वैल्यू है, आमतौर पे हमें ए और सी की भी तो कह सकता है ना। तो इस बी की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करो, ए और सी की निकल आएगी, लेकिन यहाँ करना नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका ये तरीका होता है, यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी है और बी प्लस सी है। ठीक है, ये है ना आपके पास, आपने बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 135 है। तो कभी कभार ऐसे करता है वो, हमारे पास ए प्लस सी की उसने वैल्यू दी होती है, ए प्लस सी कहीं ढूंढो है, नहीं है। अच्छा, कई दफा ये होता है ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ दी होती है। अगर ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास हो तो हम इजीली वो जो है वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं बी। इसकी अंदर अगर सेकंड मेथड अगर मैं आप लोगों को समझा दूं जबरदस्त, तो वो ये है कि अगर इसमें से ना ए और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 80 है, इसके अंदर डायरेक्ट डाल दो इधर। 80 प्लस सी इज इक्वल टू 135 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 135 माइनस 80 आ जाएगा। तो 135 - 80 करोगे ना तो वो क्या आता है,
फाइव 13 8 क्या होता है? फाइव पता है क्या होता है? फाइव नहीं होता। ये आ जाएगा। तो एक मिनट रुको, ये किधर गया है सर? सी इज इक्वल टू 55 हो जाएगा। अब इस सी को उठा के इसमें पुट कर दो, किसी में बी में वाली में पुट कर दो। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 86 है। तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस 55 इज इक्वल टू 86। तो बी क्या आ जाएगा? 86 माइनस 55। और ये आ जाएगा 1 और 3। ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कौन सा मेथड आसान है, कौन सा मेथड फास्ट है, वो आप देख लोगे। ठीक हो गया जी। अच्छा एक सेकंड रुको, इसका जरा सिस्टम सेट कर लें। अच्छा जी। तो बात सर, पानी दे। अच्छा जी। अब एवरेज ऑफ एनी फोर नंबर है तो ए बी सी डी हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। इस 60, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 460 हो जाएगा। हमें किससे पता चला? इससे पता चला। और सम ऑफ एनी थ्री नंबर्स इज 40। तो ये इससे हमें ये बात पता चल गई, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लिया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 जो है ना, नहीं नहीं, सम ऑफ एनी थ्री है, तो इस वजह से ये सम होगा। अगर गौर से देखना, मैंने उसको भी एवरेज बनाया हुआ था। तो ये सम जो है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ठीक है। फाइंड द फोर्थ नंबर। अब क्योंकि ए प्लस बी, अब ये यहाँ पे जो पिछला मेथड नहीं है वो यहाँ कहाँ आ रहा है? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की अब टेक्निकली दो इक्वेशन है, चार अननोन है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। तो हमें क्या कर रहे हैं, एक जुगाड़ लगा रहे हैं। वो क्या है? हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, उसको यहाँ पुट कर, बल्कि यहाँ ना पुट करो, यहाँ पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 240। और उसमें से इन तीन की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 40। ये, और ये उधर चला जाएगा तो 200 आ जाएगा। आगे सीएसएस 2020 का ये क्वेश्चन इनके मुताबिक है जी। वो क्या है? देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस 17 17 18 18 18 19 19। कैलकुलेट मीन ऑफ देयर एजेस। तो ये सिंपल है, तो सिंपल इनको ऐड करना है, टोटल नंबर से डिवाइड मारना है। ठीक है, तो इनका जो है मीन आ जाएगा। आगे क्या है जी? मीडियन, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ है। मीडियन दो किस्म का होता है, एक ऑड और इवन, ये मैंने बताया हुआ है। नहीं भी आता तो थोड़ा बहुत यहाँ से रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपने अरेंज करना है। ठीक है, तो मीडियम जो है वो बाद में हम निकालते हैं, हम पहले अरेंज करते हैं। अब कोई भी आपको डेटा दिया हुआ है, जैसे ये अरेंज्ड है, ये क्या है? अरेंज डेटा है। डेटा को अरेंज करो, फिर गिनो इनको। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। 6 का मतलब है ये इवन नंबर है। इवन नंबर का ये होता है कि अच्छा, इसका दूसरा क्या तरीका होता है जल्दी में करना है? तो क्या तरीका होता है? एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो। तो आखिर में जब दो बच गए हैं ना, तो उन दोनों को नहीं काट देना, क्योंकि अगर दोनों को काटोगे तो वो तो डेटा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को लो, इनका एवरेज ले लो। एवरेज मतलब इनका मीन ले लो। तो उसको हम मीन हम कैसे लेते हैं? दो नंबर है, दो नंबर को डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2। तो ये 7 आ जाएगा। तो इसका मीडियन जो है ना वो 7 है। लेना इसका मीन है। ठीक है, इन दो नंबर का जो है वो, दो जो नंबर है ना उनका लेना है मीन। लेकिन आपको क्या वो देगा? मीडियन। और अगर अगर ये एक नंबर ना होता, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर यहाँ पे ना होता, जैसे 12 अगर ना होता, फिर क्या होता? फिर हम इस 10 को काटते, 2 को काटते, 4 को काटते, 8 को काटते, तो ये आखिरी एक ही नंबर बचता। तो ये जो है आपका क्या हो जाता? मीडियन हो जाता। ठीक है, ये सिनेरियो होता है। और मॉड क्या होता है? मॉड जो होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसमें भी मैंने एक बात बता दी थी। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या काम की बात है? वो ये है कि अगर इस तरह का डेटा हो 1 2 3 4, अब देखो मोस्ट रिपीटेड डेटा है, इसका मतलब है ये 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो मॉड क्या आ जाएगा?
मॉड इसमें आ जाएगा 1, मॉड आ जाएगा 6 बल्कि, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू, ये एक दफा रिपीट हो रहा है, ये एक दफा रिपीट हो रहा है, ये एक दफा रिपीट हो रहा है, एक दफा रिपीट हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखो, और ये दो दफा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका मॉड ये आ गया। लेकिन इस ये जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, ये चीज एक दफा रिपीट हो रही है, 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 अगर सारी एक दफा रिपीट हो रही है तो टेक्निकली रिपीटिशन है ही कोई नहीं। ठीक। इसकी एग्जांपल सही तरह दूंगा तो फिर समझ आएगी। इसके बदले में एक और क्वेश्चन भी कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाए 1 1 2 3 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो मॉड है वो क्या बनेगा, देखो एक 1 जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है, और 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मॉड 1 भी है और 3 भी है। ये- पहले ये समझाया जाता है, फिर ये समझाना चाहिए था, उसके बाद ये चीज आती है। अब यहाँ पे अगर एक से ज्यादा दफा रिपीटिशन हो गई है तो वो चीज रिपीट हो गई है ना, 1 और 3, तो यहाँ तो एक दफा एक एक 1 टाइम 1 भी रिपीट हो रहा है, 1 टाइम 2 भी रिपीट हो रहा है, 1 टाइम 3 भी रिपीट हो रहा है, 1 टाइम 4 भी रिपीट हो रहा है, तो क्या इसका मॉड फिर ये होगा 1 2 3 4, यहाँ से कंफ्यूजन पैदा होती है। तो इसका जवाब है दिस हैज नो मॉड। अगर कोई भी रिपीट ना हो रहा, मतलब सब ये एक दफा रिपीट हो रहे हैं, तो टेक्निकली कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, नो रिपीटिशन, बस सही है, ये डेटा ही डिफरेंट है, तो ऐसे कह लो, कोई रिपीटिशन है ही नहीं, इस तरह कह लो। तो इसका याद रखना है कि 1 2 3 4 5 6 दे देगा, ठीक है, इस तरह दे देगा, और कहेगा इसका मॉड क्या है, तो याद होती है ये वाली डेफिनेशन, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और उधर से ये वाली एग्जांपल याद होती है, तो उससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और रेंज क्या है, रेंज इसी तरह, पहला क्या काम करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद क्या करना है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देना है, जो आंसर है वो रेंज है, बस इतना सा काम है। एमसीक्यूज में जैसी बात आएगा अगर आया भी तो। ये क्या है, 2016 में एक था, 9 स्टूडेंट इन ग्रुप है, दी एजेस जो है इनकी ये हैं, इनका मीन फाइंड करना है, इनका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन कैसे निकलेगा, देखो मीडियन कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 है तो और आसान काम है, आखिर से करते जाओ, ये काट दो, ये मीडियन, ठीक है, ये मीडियन। और मॉड क्या है, मॉड कोई रिपीट हो रहा है, तो देखो ना कोई रिपीट हो रहा है, ये देखो 2 टाइम रिपीटेशन, ये दिस इज 3 टाइम रिपीटेशन, 3 टाइम्स ज्यादा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 टाइम वाला होगा मॉड। रेंज क्या है, रेंज बड़ी वैल्यू करना है, तो रेंज क्या है, 19 में से 15 को माइनस करना है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोगों को डिटेल से पढ़ा दिया, जो है ना ये वाले कोर्स वाले थे, अब आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। द लाइकलीहुड ऑफ, इधर इतनी लिखी भी नहीं हुई है, मैंने वो बहुत ज्यादा पढ़ाया। द लाइकलीहुड ऑफ अक्रस ऑफ एनी इवेंट इफेक्ट, तो ये मैंने वैसे ही रिपीट ही कर रहा हूँ। तो टू एक्सट्रीम है, क्या है, 0 और 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है। 1 का मतलब होता है कि ये इवेंट होगा, और 0 का मतलब होता है ये इवेंट पॉसिबल है, ठीक है। और फार्मूला जो है प्रोबेबिलिटी का यही होता है, एन ऑफ एस ओवर एन ऑफ ए, नहीं एन ऑफ एस नीचे होता है, एन ऑफ ए ऊपर होता है। ये ए जो है वो इवेंट होता है, इसको कई दफा एन ऑफ ई भी लिख देते हैं ये, और एन ऑफ एस, एस जो है वो सैंपल स्पेस होती है, सैंपल स्पेस होती है, और इधर लिख देते हैं जी प्रोबेबिलिटी, इस तरह लिख दो, ऐसे कह लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है ना वो ऐसे इस तरह, या ए लिख दो तो ए लिख दो, या ई लिख दो, जो भी लिखते हो लिख। मतलब फार्मूले अगर प्रॉपर लिखने हैं तो फिर इस तरह लिखने होते हैं। चलो कोई कर, अच्छा प्रोबेबिलिटी के बारे में और बताया ही नहीं हुआ, लेकिन चल कर रहा हूँ। अच्छा एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है वो हम देखते हैं, एक मिनट को। अच्छा जी, एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसमें देखो, क्लासिफिकेशन टाइप है, डेटा गिवन होगा, हमें एक टेबल, ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब इस तरह ना, ये जो हमारे वो थे क्या कहते हैं, रिलेशन वाले, या ऐसे, या ये क्या है, सीटिंग या प्लेसिंग अरेंजमेंट होगा, ये भी मैंने बता दिया। कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन है, मतलब डिटेल से आप लोगों को एक दफ़ा पढ़ाने हैं तो वो मैं पढ़ा दूंगा, आप लोगों को फुल डिटेल से नहीं पढ़ाई ये चीज़, तो इसलिए इसमें पढ़ा दूंगा। ये जो सारा है ना, ये मैंने पढ़ाना है डिटेल, और ये मैं अगले वीक से यही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे याद आ रही है, सिर्फ आप लोगों को नहीं पढ़ाई, बाकी सारा पढ़ाया। सिक्वेंशियल जो है ना,
अगर आपने कोई चीज़ अरेंज करनी है, ब्लड रिलेशन, खसूसन रिलेशन, ठीक है, वो अगर बताने हैं तो वो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। बाकी दूसरों को तो मैंने पढ़ा दिया जितना हो सकता था। एनालॉजी ये होती है कि इंस्ट्रूमेंट अगर मैयर कर रहा है, अच्छा इसमें ये खास बात याद रखनी है कि अगर मेल का फीमेल से है ना, तो वो जो आगे आपने सिलेक्शन करनी है ना, मतलब एनालॉजी ये होती है ना कि वो एक इधर देता है रेशो, एक इधर देता है, इनका जो है रिलेशन जो है आपने अंदाजा लगाना है इनका क्या रिलेशन है। तो फिर जो ABCD पार्ट है ना, तो जो इनका रिलेशन बन रहा है उस जैसा रिलेशन जो है यहाँ से में आपने टिक करना है। तो ये भी हम देख लेंगे। कोडिंग एंड डी कोडिंग मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाई भी है, अगर आप अपनी फातिमा शुरू में आई हुई थी, जारी बात है, और इब्राहिम का भी मुझे याद है, जैशा भी आई थी। तो आप लोगों को तीनों जो ज्वाइन हो, तो वो आप लोगों को ये चीज़ आती होनी आनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल जो भी है। ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इस तरह की चीज़ होती है। नंबर टाइप्स ऑफ नंबर जो हैं गिवन बिफोर हैं, आगे HCF बता दी है, LCM भी बता दी है। नहीं भी बताया तो दोबारा भी मैंने वैसे भी बताना है तो मैं बता दूंगा। तो ये क्या है, ये पावर, ये रूल्स हैं कि अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही हो, क्या कह रहा हूँ, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर जो ऐड हो जाती हैं, सेम वेरिएबल हो तो। और अगर एक वेरिएबल है उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगे एक और पावर है, तो दोनों पावरें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसको इस पावर की पावर नहीं बन जाती, ठीक। मतलब इसमें एग्जांपल ये समझाई जाती है ना कि अगर x की पावर 3 है ना और उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, और इधर x की पावर 3 है और उसके ऊपर दोबारा 2 लिखा हुआ है, एक सिनेरियो ये है कि 3 × 2 हो, और एक सिनेरियो ये है कि 3 की पावर 2 हो। जब 3 की पावर 2 लिखोगे तो वो तो x की पावर 9 बन जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 6 हो जाएगी, तो मिस्टेक जो है वो यहाँ पे हो सकती है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। और ये आ गया है, उसके बाद ये डिवीजन है, ये ऊपर चलेगी है, ये ऊपर चलेगी है, तो x⁻m−n के रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों का काम है। और इसमें हिंट जो है, अगर इधर लिखी नहीं है दोबारा लिख देता हूँ, कि आपको 1 से 30 तक स्केयर्स पता होने चाहिए, और आपको 1 से 20 तक नहीं, 10 तक, 10 तक भी गुजारा हो जाता है, क्यूज पता होने चाहिए। सेंटर नोटेशन ये मैंने आपको बताई भी है, आगे जो है कैसे लिखते हैं इसको भी बताया हुआ है। क्या है ये, फ्रैक्शन है, डेसिमल, कॉमन फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ठीक है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन जो है, अगर आपने कंपेयर करना हो किसी फ्रैक्शन को, तो हम क्या करते हैं, हम इस 17 को इस 7 के साथ क्या करते हैं, सेम टू सेम कर देते हैं, ठीक है। ये इसने वैसे जुगाड़ लगाया हुआ है कि ये इस तरह है, तो इसने क्या किया हुआ है देख लेते हैं। तो 3 × 17, अच्छा इनको दोनों तरफ कर दी, अच्छा इसने वैसे ये है, लेकिन तरीका कार पीछे बेसिक तरीका वही है। इन दोनों में से बिगर कौन सा, कैसे करेंगे कि 17 और 7 का ना एलसीएम लेंगे, 17 और 7 का एलसीएम लेंगे, ये दोनों समझ लो मल्टीप्लाई होंगे, तो 17 7 क्या होता है, 49, 7 1 7 और 164 शायद होता है। तो अगर इसको 7 को 164 कैसे बनाओगे, 17 से मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड करोगे। और 17 को कैसे बनाओगे, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। तो ये 51 ओवर 17 7 क्या होता है, 164, और ये 49/164, तो ये बिगर है, ये बिगर है। ओरिजिनल रूल ये है, ये भी उसने ट्रिक आजमाई हुई है। अच्छा ये जो ये वाली ट्रिक है ना, ये हमेशा काम नहीं करेगी, ये ऑलवेज वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, मतलब इधर अगर काउंटर एग्जांपल बना लें, थोड़ा टाइम लगेगा यार, 225 180 करना है। अच्छा इसको भी कर लेते हैं, काउंटर एग्जांपल बना लेना अगर। अब देखो इसमें क्या था, इसमें ये फायदा है कि 7 और 17 का टेबल एक दूसरे पे नहीं जाता। लेकिन अगर मैं ये कर लूँ 3/6 ना करूँ, अगर चलो 8 कर लूँ, ताकि इसका जरा वर्सेस, चलो क्वेश्चन ने अब क्रिएट कर लेते हैं। तो वर्सेस अगर ये कर लें कि क्या करूँ, 1/16 कर लो, ठीक है। तो यहाँ भी काम तो कर देगी वैसे, वेट कर लें, क्या कर, इसको थोड़ा कन्वर्जन डिफरेंट करनी पड़ेगी ना। तो 9 कर ले, हाँ ठीक।
अब देखते हैं। अब ये मेथड पता है कह रहा है, ये कह रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई मार दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर। तो 16 3 तो इधर ये ले आओ, और 9 × 8 कर। तो ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 9 7 72। ठीक है। तो वैसे भी ये मैंने बिगर ही लिख दी है, लेकिन चलो इसको 7 कर दो। तो ये 7 आ जाएगी, ये 56 हो जाएगा, अभी भी बड़ा ही है। ठीक है। तो इसके मुताबिक ये वाली बिगर है। लेकिन अगर इसको ऐसे करें, इसका एलसीएम आता है 16। 16 के लिए 3 × 2 करेंगे, और 8 × 2 करेंगे। 7/16 करेंगे। फिगर यही आ रही। एक मिनट रुको, कुछ बनाएंगे, इस तरह हो नहीं सकता। बना लेते हैं थोड़ा सा। टाइप करो जैसा, टाइम लगता है सर। इसी में ना, अच्छा इसी को 24 का डेटा। हाँ, एक मिनट ट्राई करते हैं ना जरा। 24 3 मेरे ख्याल में 72 होता है, और ये 56 है, तो टेक्निकली ये बिगर होना चाहिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। लेकिन रियल में बिगर क्या है, देख लेते हैं। अब अल्लाह करे ठीक आ जाए। तो इसका एलसीएम 24 है, तो 3 × 3 / 8 × 3। ये भी तो वही बन रहा है मेरे ख्याल में, बन तो जाएगा। चल, कैसे बनेगा। टमाटर को फुल बन जाएगा, बन जाएगा। सी बनेगा तो बस। मेरे को अभी काउंटर एग्जांपल मेरे जहन कह रहा है कि सी बनती है, लेकिन अभी मेरे जहन काम नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा। इस पे ज्यादा पे टाइम ही वेस्ट करते, चलो बाद में देखेंगे। लेकिन आप कोशिश करो इस ट्रिक को ना आजमाओ, क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि ये ट्रिक फेल हो जाएगी कभी ना कभी। ठीक है, तो चीज याद ही ना रखा रहो। चलो, मतलब एक भी काउंटर एग्जांपल बन जाए ना, तो वो मैथमेटिक्स में वो मतलब मसला करता है बस। मैंने तो ट्राई की है काउंटर एग्जांपल बनाने की, बनी नहीं है। तो इसको फिर देखते हैं कैसे होगा वो फिर। ये मैं देखूंगा, अगर कुछ मुझे याद रह गया मैं बना लूंगा, अगर बनती हुई तो। ऑपरेशन में डेसिमल, डेसिमल का क्या है। डेसिमल अगर डिवाइड मारना है इसकी, मैं इसमें बताता हूँ। मैंने एक चीज देखी थी, इसी को देख लो बेशक। इसका अच्छा, एक तो ये है ना, तो छोड़ दो। 1.23 है ना, डिवाइडेड बाय 10.59 है। तो 1.23 है, तो जब ये उड़ेगा ना, तो ये डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब ये डिवाइड, ये वाला मेन डिवाइड ये है। 0.59 जब उड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, नहीं का तरीका। अच्छा, फिर इसके आगे क्या होगा। ये वाला 100 इस 100 से कट जाता है, तो 123/59 बच जाता है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि इसके पॉइंट जो है ना, इसकी गिनो, इसके पॉइंट्स गिनो कितने हैं, 2। और नीचे वाले के पॉइंट गिने, पॉइंट कह रहा हूँ, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, वो है 2। और नीचे कितने हैं, 2। ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर। 2 - 2 कितना आया, 0। जब 0 आया तो ये उड़ा दो। ये 123/59। और इसकी कोई अरेंजमेंट आगे पीछे करनी है, नहीं करनी, क्यों, पॉइंट उसने क्या है, 0। कहीं भी अरेंजमेंट आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, या इसको डिवाइड कर दो, बल्कि इसका ओरिजिनल आंसर भी तो निकालना पड़ जाता है ना। तो 123/59 करो जरा।
तो ये टू उधर आ जाएगा, क्या आएगा, 9 टू उधर क्या आता है, 8 1 और 5 टू उधर 10 11 118 और 5। ठीक है। तो पॉइंट जीरो, ये जीरो आ जाता है, तो फिर जीरो, फिर एक और जीरो आ जाता है। तो 59 अराउंड 8 टाइम होगा, तो 5 8 72, 40 47 572। तो ये आ जाएगा 28। ठीक है। ये 472 आ जाएगा। तो ये 08 आएगा, 2.08। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसका आंसर 2.08 है ना, तो हमने इसका आंसर निकालना था ना, हमने तो इसका आंसर निकालना था। लेकिन साथ वाले का आंसर आया 2.08। ठीक है। और इसने क्या कहा, इसने कहा इसको हिलाना नहीं है। जीरो का मतलब है ना इसको इधर करना इधर करना, राइट लेफ्ट नहीं करना। अच्छा, अगर ये ऐसे ना होता, अगर ये 1.23 ना होता और 0.59 ना होता, ये होता 112.3 होता फॉर एग्जाम्पल, ये होता। ऊपर कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। नीचे कितने हैं, 2। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना, क्या आंसर आएगा, -1। तो इसका -1 का मतलब पता है क्या है? -1 का मतलब है इसको इस तरफ लेफ्ट साइड मूव कर। ठीक है। इसको लेफ्ट साइड मूव कर। तो ये आ जाता, इसका ओरिजिनल आंसर होता फिर 0.208। इसको हम काउंटर चेक कर लेते हैं। इधर गया कैलकुलेटर। ये है जी, मैंने क्या कौन सा क्वेश्चन लिखा है, 12.3 डिवाइडेड बाई 0.59। तो देख लेते हैं ना, गलत ही ना पढ़ा रहा हूँ। नहीं, अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए, अगर नेगेटिव है तो इस तरफ मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 20.8। और अगर पॉजिटिव है तो फिर लेफ्ट साइड मूव करेगा, ये बेशक हिंट लिख लो। अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड मूव करेगा, अगर नेगेटिव है तो राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, इसको बेशक ऐसे लिख लो, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, इस तरह कह लो। और इसको ऐसे कह लो, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। कौन, डेसिमल पॉइंट। ठीक है। तो क्वेश्चन वही सेम टू सेम है। अगर ये लिखा होता 0.123/59, 0.59 ये लिखा होता तो फिर क्या हम करते, ऊपर 3 डिजिट्स हैं, नीचे 2 डिजिट्स हैं, 3 - 2 1 आंसर आता है, पॉजिटिव आंसर आता है। पॉजिटिव आंसर किधर जाता है, राइट लेफ्ट जाता है। हमारा आंसर क्या आया था, 2.08। देखो आप इस क्वेश्चन में भी 123/59 ही कर रहे हो, इसलिए मुझे डिवीजन करने की जरूरत नहीं। तो 123/59 ही कर रहे हो, तो इसलिए इसका आंसर 2.08 ही है। और हमारा इधर क्या आंसर आ रहा है, 1 इधर। तो 1 का मतलब है कि +1, पॉजिटिव मतलब क्या है, ये अपने पास लिख लो बेशक। क्योंकि उस टाइम ना मैंने तो काउंटर चेक कर लिए कैलकुलेटर से, आप लोग कर तो नहीं सकोगे, बल्कि मैं फिर गलत कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट है ये। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.208 आंसर आ जाएगा। आप इसको बेशक काउंटर चेक कर लो, इस क्वेश्चन आंसर यही आएगा। इसकी जरा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो और आगे क्या है, परसेंटेज गिवन प्रीवियसली लिखा है। आगे परसेंटेज टू डेसिमल मूव टू बैक, डेसिमल टू परसेंटेज मूव टू फॉरवर्ड। ये मतलब डायरेक्ट उसने बताया हुआ है कि परसेंटेज से डेसिमल, हमें वो परसेंटेज का प्रॉपर तरीका आता है कि परसेंटेज से डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम ना, देखो परसेंटेज का मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है, ये हर जगह यही काम चला है, मैंने बताई एक चीज़ है ये। परसेंटेज आ जाए तो उसको 1/100 करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है ना, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो 2 जीरोस बैक आएगा। वो आप डिवीजन आपने 100 इस तरह करनी है। आगे परसेंटेज, ये मैंने फार्मूला आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है, नोट्स में आपने देखना। इसकी एग्जांपल भी आपने को समझाई हुई है। इसी तरह ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसकी ना पूरी एक एक समझ लो पूरा पेज मैंने रेडी किया हुआ है, 1 पेज। और उस पे सारे फार्मूले ही लिखे हुए हैं परसेंटेज से रिलेटेड, वो आप लोगों ने देख लेने हैं। ये क्या है,
इंटरेस्ट फार्मूला। अच्छा, इंटरेस्ट अभी पढ़ाया नहीं है तो इसको मैं फिर जो है पेंडिंग में रखता हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट जी दो किस्म का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। चलो इसको बोल के समझ लो इधर ही। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, रुको एक मिनट। देखो, इंटरेस्ट होता है दो किस्म का, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। तो सिंपल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने लिए 1,000 रुपए किसी बंदे से, और ऐसे समझ लो, बल्कि चलो मैंने लेने हैं, किसी बंदे को दिए लोन, और एट द रेट 10% पर मंथ का लो, ऐसे समझ। अब बंदे ने तो मुझे देने थे, अगर एंड प्लस वन आता फिर, अब ये कब पूछा था मैडम, मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा, बोला माइक अनम्यूट कर लेती थी, अभी क्या हुआ है? तो लोन एट द रेट 10%, अगर मैं ये अगर लिखूं, तो अगर मैंने मई में 1,000 रुपये दिया, तो नेक्स्ट मंथ फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह करो, मैंने इन्वेस्टमेंट की, लोन को छोड़ दो ना, क्योंकि लोन का पेमेंट आ जाती है। चल लोन ही कर दो, छोड़ो बस। उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो अगले महीने जो है ना, इस 1,000 का 10% पड़ेगा जून में। तो जून में जो 1,000 का 10% है ना, वो मल्टीप्लाई बाय 10% होगा। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1,000 पड़ जाएगा ना उसको। ये क्या बन जाएगा? 10% ऑफ 1,000। तो ये कट गया तो कितना? 100 रुपया। तो जून की मेरी पेमेंट बन गई, अगर जून में वो मुझे पे नहीं करेगा तो वो 1,000 + 100 पड़ गई, उस बंदे को के पैसे हो गए 1,100। अगर जुलाई में भी पे नहीं करेगा तो फिर दोबारा इस 1,000 का 10%, तो वो तो 100 रुपये ही है। तो 1,100 का +100 करोगे तो उसके पैसे हो गए 1,200। इसी तरह अगस्त में उसके पैसे हो जाएंगे 1,300। सितंबर में हो जाएंगे उसके 1,400। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि अगर मई में आपने दिए 1,000 रुपीज एट द रेट 10% पर मंथ, अब इसमें एक खास बात है, फॉर एग्जांपल जून में उसने पैसे नहीं दिए, तो अब जून में +100 ही हुआ ना, इसका तो 100 ही है, 1,100। तो जून की जो पेमेंट बन गई वो होगी 1,100। अब उस बंदे ने जुलाई में भी मुझे पैसे नहीं दिए, तो अब होगा क्या? 1,100 नहीं, 1,100 नहीं रहेंगे, फिर 10% ऑफ 1,100 लगेगा उसके ऊपर। तो जब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1,100 होगा, तो ये जीरो जीरो से कट गए, तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो ये 110 रुपये बनेंगे। तो जुलाई की पेमेंट इधर देख लो, यहाँ 1,200 है, यहाँ 1,200 नहीं है, यहाँ 1,210 रुपये हो गई है। अब अगस्त में उस बंदे ने फिर मुझे पैसे नहीं दिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? 1,210 का 10% ऑफ 1210, जो कि होता है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1,210। ठीक। अब इसमें कैसे करते होते हैं, देखो इसमें आसान तरीका है जी, जीरो जीरो, दो जीरो ऊपर से पकड़ो, दो जीरो नीचे, चलो 121 आ गया, फिर भी अभी भी आसान ही है कैलकुलेशन। चलो 121 आ गया। अब 121 को एक 1,210 में माइनस प्लस करेंगे, तो 1,210 + 121 कितना होता है? 1,331। अगस्त में की पेमेंट कितनी बन गई? 1,331। और सितंबर में हमारी पेमेंट कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगी 10 मल्टी डिवाइडेड बाई ये, और 1,331। अब इसमें क्या समझाना है? समझाने वाली चीज ये, अगर अगर 100 से जल्दी जल्दी डिवाइड करना हो, तो हम क्या करते हैं? 2 टर्म बैक ले आते हैं, तो ये बन जाता है 13.31। और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो एक डिजिट ऊपर आगे ले जाते हैं, मतलब जितने जीरो है ना उतने डिजिट आगे ले जाते हैं, तो 133.1 हो जाएगा। दिस इज सितंबर।
तो सितंबर की फिर पेमेंट कितनी हो जाएगी? सितंबर की पेमेंट हो जाएगी 1331 प्लस 133.1। तो वो 1331 133 4641 1464.1। इस द मेन इशू इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मसला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और मसला है, वो बड़े मजे की चीज है। मैं सारा अभी समझा देता हूँ ना। सेम यही चीजें हैं, सिनेरियो यही चल रहा है। ठीक है, सेम टू सेम ये सिनेरियो है। चलो इसको जो है ना क्लोन कर लेते हैं, ताकि ना समझ आ जाए, ताकि ये भी डिलीट ना करना पड़े ना। इसको देखो आप और से सिनेरियो चेक करो। सिनेरियो ये है कि मई में देखो इस बंदे ने नो कोई पेमेंट नहीं की। इस बंदे ने नो पेमेंट, इसकी पेमेंट इसने एक रुपया भी नहीं की। लेकिन ये क्या करता है, ये विद पेमेंट चल रहा है। ये उस बंदे को कहता है मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, या चलो बल्कि 100 रुपए भी कर लो ना, फिर भी ये बड़े मजे की चीज है। ये बंदा ये करता है कि जून के स्टार्ट में ना इसको 100 रुपए पे कर देता है। तो टेक्निकली 900 रुपये इंटरेस्ट रह गया ना, बल्कि छोड़ो इतना नहीं समझ आएगी, सही करना पड़ेगा इसको। इधर देखो, बल्कि इधर ही कर देता हूँ ना। इसने कोई पेमेंट नहीं दी, इसने भी कोई पेमेंट नहीं दी। तो ये हालत है आफ्टर सितंबर। 1000 रुपये था, 1400 रुपया और 1464 रुपये बन गए। ये भी विद पेमेंट देता है, और दोनों पेमेंट दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं। और इधर भी 100 रुपये ही मिल रहा है। ऐसे इंटरेस्ट है भी, वैसे भी गंदी चीज। इसीलिए इसको इस्लाम जो है ना मना करता है। लेकिन चलो विद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं सिनेरियो क्या बनता है। इस बंदे ने मई में दिया ना 1000 रुपीज, तो जून को उसने दे दिए 100 रुपया वापस। तो ये 1000 तो ना रहा, फिर ये तो 900 रुपया रहा। तो 100%, 10% ऑफ 900 बनेगा, जो कि बनेगा 90 रुपीज। क्लियर? 900 बनेगा। ये दो जीरो कट जाएंगे, 9 आ जाएगा। तो ये 90 बनेगा। दिस इज 90। तो ये नहीं, 900 प्लस 90, 990 रुपीज। ठीक है। तो अब 990 जो है ना, उसका 10% कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। चलो मैं अब इस तरह करता हूँ, बहुत टाइम नहीं जाया करता, मैं वो कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। ये है, आप लोगों को मैं खाली बता दूंगा कि आंसर क्या है। तो 990 का ना 10% आता है 99 रुपीज। तो बल्कि नहीं, एक और काम भी तो हुआ था ना। 100 रुपये इसने फिर वापस कर दिए, तो 990 हो गए। 1 जुलाई को 100 रुपये इसने फिर वापस कर दिए, तो ये 890 हो गया ना। तो 890 का ना 89 रुपीज बनते हैं। और ये पेमेंट बन जाएगी 979 रुपीज है। 979 रुपीज। फिर इस बंदे ने 100 रुपये 1 अगस्त को फिर 100 रुपये वापस किया। तो ये 879 बच गए। तो प्लस 87.9 करके ये आंसर बना 966.9 रुपीज। फिर 100 रुपये भाई वापस किया, 966.9 रुपीज थे, ये 866 हो गए। प्लस 866.9, तो ये हो गए हैं जी 953.59। और पेमेंट कितनी हो चुकी है, ये मसला है। 1000 रुपये था,
अगले ने कितने पेमेंट दे दिए, 1 2 3 4, 100 रुपीज़ पेमेंट भी और 400 रुपीज़ पेमेंट भी दे दी है, लेकिन पेमेंट अभी भी बकाया कितनी है, 953.59। हाँ, इसका एक खास बात है। अच्छा, मैंने समझाया गलत है। समझाया मैंने गलत है, तुम लोग ऐसे कुछ भूत इंसान है, तुम लोग बोलते भी नहीं। ये कंपाउंड लिख लो यहाँ पे, ये लोग सिंपल है, ये कंपाउंड समझा दिया। तो कंपाउंड का ये है, उसकी वजह थी ना, उसकी वजह ये है कि टोटल जो पेमेंट बनेगी ना, जो बकाया होगी उसका 10% लग रहा था। ठीक, कंफ्यूज है। चलो मैं समझाता हूँ, इधर देखो, सिंपल विद पेमेंट 1000 रुपये आया, 10% पर मंथ उस बंदे ने सूद देना है। ठीक है, 1 जून को ये कंधा करता है पेमेंट 100 रुपीज, तो पैसे बच गए 900। ठीक है, तो ये जो बच गए हैं ना, इन पे लगेगा टैक्स, कितना, 10%, तो ये बनता है 90 रुपीज। पैसे कितने बन गए, 990। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका ना वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, मेरे ज़हन में नहीं आ बन पा रही अभी। इसकी मैं दोबारा समझा देता हूँ कंपाउंड वाले को, तब तक वो सिंपल वाला भी समझ, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये होता है ना कि जो पैसे बने ना, इसको कैसे मैं समझाऊं, इसको ऐसे समझो ना। इसकी कोई अच्छी एग्जांपल बनाते हैं खुद ही। कंपाउंड की ना एग्जांपल इस तरह समझ दो बस, ये अगर आ गई ना वो भी समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने 50,000 की, 50 के डॉलर की, डॉलर पहले लिखते हैं, तो डॉलर 50 के की क्या ले ली है, कार ले ली। और उसकी जो भी पेमेंट रिमेनिंग होगी ना, उस पे 5% टैक्स लगेगा, 5% इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे कह लो, चलो 10 ज्यादा है ना, 5 इंटरेस्ट लगेगा जो रिमेनिंग पेमेंट। तो मई 2026 में वो गाड़ी लेता है, उसे वो कहते हैं कि मई, जून और जुलाई कोई पेमेंट नहीं देनी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। 50,000 आपने देने, 50,000 ही आपने वापस करने। अभी हम इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, अब हमारी हुकूमत भी ये कर रही है। 2 3 महीने का ग्रेस पीरियड दे देती, कहती है अभी अभी जो इंस्टॉलमेंट्स है ना आपकी अभी स्टार्ट नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होंगी अगस्त 2026। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अच्छा चलो एक कंडीशन कर देते हैं, विद इंटरेस्ट स्टार्ट होंगी, ठीक है। पहली को आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 5%। ठीक, ठीक। तो अब इस बंदे की ना, इस बंदे को उन्होंने पर मंथ जो है ना, इसकी जो है इन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट रखी है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने रख दी है 3,000 के। ठीक है, थोड़ी जानबूझ के जरा थोड़ी ज्यादा कर रहा हूँ ताकि कुछ समझ तो आए। तो इस बंदे ने जो कि टोटल अभी 1 अगस्त को ना, इसकी जो पेमेंट पेंडिंग है ना, वो है 550,000 प्लस 5% इंटरेस्ट ऑन 50,000। आप लोग कैलकुलेशन की बजाय मेरी बात सुनो, मैं कैलकुलेशन आपको करके देता हूँ। तो ये 2500 रुपये बनता है टोटल। ठीक, ठीक है, 2500। तो ये आपकी पेमेंट बन जाएगी कितनी, 52,500। उस बंदे ने पेमेंट
करनी है इसी मंथ में, हर हर मंथ की ना मैं अलहदा लिखता जाता हूँ। उस बंदे ने पेमेंट भी जो है ना वो करनी है, तो वो -3000 हो जाएगा। ठीक है। और 49,500 इसके बकाया। हाँ नहीं, वो अगर अगस्त से पहले सारी पेमेंट कर दे तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ग्रेस पीरियड ये होता है। ठीक है। तो हमारा क्रेडिट कार्ड का भी सिस्टम ये है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यही कहता है, क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का क्रेडिट कार्ड है ना, या 45 डेज का क्रेडिट कार्ड है, 45 डेज का ग्रेस पीरियड है उसका। तो और उसकी लिमिट है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो आप उससे शॉपिंग करें, और आपके पास पैसे हैं ही नहीं आपके अकाउंट में, लेकिन इस लिमिट से आप शॉपिंग करें, और 45 डेज के अंदर आप बिल पे कर दें इन फुल, सारे का सारा बिल पे करें। तो जो आपने जितनी की शॉपिंग 2 लाख की भी की थी ना, 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं है। टेक्निकली आप समझे, आपने बैंक से 45 दिनों के लिए विदाउट इंटरेस्ट उधार लिए, लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक पता क्या कहता है, बैंक ये कहता है आपने 2 लाख रुपए की शॉपिंग की है, आप पता क्या करें, आप ना हमें 5,000 पर मंथ पे आप ना हमें जो रीपेमेंट प्लान हम आपको देते हैं। तो 5,000 पर मंथ बंदा कुछ लोग अक्लमंद लोग ना, फिर जो सही जीनियस लोग हैं तो वो ये चूज करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने एक महीने में 2 लाख की शॉपिंग कर ली और 5,000 रुपया पर मंथ पे उन्होंने रीपेमेंट प्लान, अब ये रीपेमेंट प्लान में वो फंस जाते हैं। वो कैसे फंसते हैं, इधर देखो, ये यहाँ पे राइट साइड। अच्छा, अब आ गया 1 सितंबर आ गया। अब जब सितंबर आ गई है ना जी, ये किसका नंबर है? चलो, मैं ये कॉल उठा लूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ ना, ये मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो अब वाह, 1 सितंबर को देखो ना, 1 अगस्त को विद पेमेंट लगाना था ना, तो 50,000 उसने देने थे, लेकिन उसने दिए नहीं ग्रेस पीरियड में, तो अब इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट लग गया तो थोड़ी सी पेमेंट जो है वो ये इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब ये पेमेंट उसने वापस कर दी, अब पेमेंट रहेगी ये। तो टेक्निकली 49,500 जो है वो विद 5% इंटरेस्ट, तो ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 51,975। ठीक है, इसमें से फिर 3,000 उसने इधर पेमेंट की, आपके आपके पैसे इधर हो गए विद 5% इंटरेस्ट। तो 51,975 माइनस आंसर, नहीं माइनस आंसर नहीं, -3,000। तो आपके पैसे बच गए 48,975। ओके, नंबर 1 अक्टूबर आ गई, तो 48,975 पे फिर दोबारा 5% इंटरेस्ट लगेगा। समझ आ रही? तो चलिए, ये बन जाएंगे फोर एट
अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो फिर इस तरह कुछ होगा, -3000 फिर होगा। तो 48,423.75। अब आ गए अक्टूबर। चलो एक आध मंथ अक्टूबर नवंबर का भी कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को सिर्फ ये सिवेरिटी का आइडिया हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी खतरनाक चीज है। तो ये 50,994 हो जाएगा, 0.9375। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये ऐसे कह लो, ठीक। हाँ बस सही है ना, -3,000। तो मतलब, अच्छा अगर यकम नवंबर की बात करें तो इस बंदे ने पेमेंट इतनी देनी है, तो टेक्निकली 2K लेस देनी है। लेकिन इसने पेमेंट कर कितनी दी है? इसने 3, 6, 9, 12,000, 12 के पेमेंट इसने कर दी है। और इसको ओरिजिनल में इसको कितने कम हुए हैं इसके पैसे? 2K सिर्फ। तो ये आपका कंपाउंड जो इंटरेस्ट है, इस वजह से ये जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जो लोग इसके ट्रैप में फंसते हैं ना, तो जो अमेरिका में ना काफी लोग बैंक, ये जो बैंक करप्ट कह लो या जिस जो भी कहना कह लो, तो इस चक्कर में हुए हैं। तो ये चीज अब देखो ना, अब थोड़ा सा ये इस एग्जांपल को समझ आई है, फातिमा मैडम। अब ये सेम एग्जांपल है, एक आधा मिनट लगेगा, 1,000 रुपए दिए, 10% इंटरेस्ट। मई में इंटरेस्ट लगना था 100 रुपए, उसने वापस भी किए हैं बल्कि। और फिर 10% लग गया। ज्यादा रुपए इसलिए वापस नहीं कर रहा ना, कि ज्यादा रुपए वापस करो फिर बंदे को कम झटका लगता है, फिर इससे वो बच जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रैप से। लेकिन देखो, आपने लोन लिया है तो अब आपने 1,000 रुपीज लोन लिया, अब 1,000 का 1,000 तो नहीं आप वापस कर सकती है, 500 भी तो वापस नहीं कर सकती। अगर इतना ही आपकी कमाई थी तो आप 2 महीने सब्र कर लेती। ठीक है, तो आपके पास पैसे ही पैसे आ जाते। कम पैसे आप दे सकती है ना, तभी तो आपने लोन लिया। इसलिए 100 की एग्जाम्पल जरा अच्छी, 10% ही बंदा लोन का इतना ही वापस कर सकता है, अगर जरा बहुत बड़ा लोन ले या जैसा भी ले। या चलो अब 100 रुपये वापस किए तो 900 रह गए, लेकिन 900 पे फिर 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो अब टेक्निकली आपकी पेमेंट जून में 900 थी, लेकिन 900 बढ़ के क्या होगी, 990 होगी। फिर आपने 100 रुपये माइनस किया, आपकी तो पेमेंट इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन पेमेंट आपकी बन गई टैक्स लग के इतनी। देने वाले की मर्जी चलनी है बाद में, ये समझ नहीं है। लिखो तो ठीक है मतलब। तो ये चीज है। अच्छा, तो कंपाउंड को मैंने आपको समझा दिया थोड़ा बहुत, अब देखते हैं इसने क्या कहा है। अगर कंपाउंड का ना, सारी पेमेंट दे सकते हैं, हाँ तो सारी दे ना, लेकिन दे कैसे? देखो, आपने आपने लोन लिया ना, तो आप पूरी पेमेंट नहीं दे सकते ना, तभी तो लोन लिया। और बेसिकली ये मोर्गेज सिस्टम होता है कि फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का घर है, आपने पेमेंट दी है फॉर एग्जांपल 50K, पेमेंट डाउन पेमेंट दी है। उसके बाद आपका 3,000 पर मंथ में वो है, इंस्टॉलमेंट्स हैं। ओवरऑल आपकी पेमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब इसको इन शॉर्ट ये समझो, बड़ी आसान सी बात है, इसमें आपको वीडियो देखो आपको समझ जाएगी कि अमेरिका के स्टूडेंट लोन की ऐसी कोई वीडियो देखो, फिर आपको समझ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। उनका लोन होता है 15K, और वो चूंकि बहुत लंबी पेमेंट कर लेते हैं, मतलब ज्यादा, अब इससे बचने का तरीका पता है क्या है? कि चाहे अपना पेट काटो जैसे भी करो, तो मैक्सिमम जितनी पॉसिबल है ना, फॉर एग्जांपल आपकी 5,000, नहीं 5,000 नहीं भी पॉसिबल, चलो अगर 15,000 का लोन है, तो चलो आप 3,000 पर मंथ दो। तो अगर वो 5 महीने में नहीं भी खत्म होगा, 10 में तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आपको जब 15,000 का लोन देते हैं, तो वो आपको कहते हैं आप 500 दें। ये 500 बहुत इजी है देना। ठीक है, ये आप कह लें कि 5 दिन की, 5 डेज की कमाई है वहां पे, ऐसे कह लो, मैं कम करके बता रहा हूँ।
लेकिन ये 5 दिन की कमाई तो नहीं है, ये तो समझ लो 15 दिन की कमाई है, 15 दिन से भी ऊपर की कमाई है। $3000 बचत इतना आसान काम नहीं है अमेरिका में। ठीक है। तो लेकिन आपने ये करना है, क्योंकि आपकी पेमेंट अगर अक्लमंद लोग फिर ये करते हैं, ये इधर ये 3000 देते हैं वापस, ताकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से बच सकें। नहीं तो बड़ा अच्छा ये है ना, वो ट्रैप है ये, पैसों का बड़ा अच्छा ट्रैप है ये। और सस्ते में मिल जाता है लोन, उसमें कोई हार्श कंडीशन नहीं है। पाकिस्तान में तो लोन मिलता ही नहीं है ना, पाकिस्तान में इसलिए हम बचे हुए हैं। हम पाकिस्तान में लोन इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है। अच्छा, इसको इससे समझना है, इसकी एग्जांपल समझनी है, इसकी एग्जांपल समझो। ये जो लोन एप्स नहीं है, ये कर रही हैं। लोन एप्स, ये जो कोई भी है पैसा जा रहा है या इस तरह की कोई भी एप्स हैं। एक और भी बड़ी मशहूर थी, उसने बड़ा लूटा था बंदों को, बड़ा मतलब वो 2000 रुपये या कुछ रुपए देते थे और उसके बदले में 20,000 ले लेते थे, 5,000 रुपये देते थे और पेमेंट कर करके लोग 20,000 देते थे। और करते कैसे थे वो तो, आपका डेटा ही ले लेते हैं ना, प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब करते हैं, फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। और आपके पूरे खानदान के नंबर उनके पास होते हैं, उनको कॉलें करते हैं, तो वो बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर देता है। तो इनका ये है, ये कहते हैं हम आपको आपसे 0 रुपए लेंगे, जीरो इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन लिखा क्या होता है, लिखा ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल 5,000 हम आपको दे रहे हैं ना, तो 1 वीक की, 1 वीक भी नहीं, ये 2 या 3 डेज का ग्रेस पीरियड देते हैं। अब मुझे बताओ, एक बंदे को 5,000 रुपये चाहिए, वो 3 दिन में कैसे वापस करेगा? ऐसे कैसे पॉसिबल है उसको 3 दिन में वो वापस कर दे? ऐसे तो नहीं पॉसिबल ना। अब आप लोगों के लिए अगर इजी है, जो बंदा 5,000 रुपये उधार ले रहा है तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, वो कैसे वापस करेगा? उसको महीना तो चाहिए, महीने में शायद वो वापस कर दे। लेकिन वो महीने तक इस 5,000 को 7,000 पहुंचा देते हैं। और फिर अगला बेचारा 7,000 को रेंज करता है, वो तब तक 8,000 हो जाता है। और ये रियल, आप जरा सर्च तो करो इसके बारे में। अच्छा जी। तो ये इसका ये है, इसका ये जो फार्मूला है ना, मैंने कहा इस फार्मूले से पहले, अब ये तो मैंने देखो कितना टाइम लगा है मेरा, काफी टाइम यूज हुआ है और मैंने आप लोगों का भी टाइम लिया। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करना है ना, तो ये इसका है। अ, जो है ना फाइनल वैल्यू, आपकी पेमेंट कितनी है, वो कैसे है। तो ओरिजिनल जो अमाउंट थी, तो उसको ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस कितना रेट था और टाइम पीरियड कितने के लिए था। मैंने तो आपको जरा जरा छोटे लेवल पे दिया ना, गलत एग्जांपल दिया, लेकिन चलो कुछ तो दिए। और यहाँ पे ये क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेगा? ये ऐसे करता है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना था, जैसे मैंने लिखा था 5%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 5% लिखा था, उसकी पावर टी, इधर पावर में टी चला जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी। जब पावर में चला जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। एक्सपोनेंशियल चीज ऐसे ग्रो करती है, ये ऐसे। ठीक है। और अगर ये वाली जो चीज है ना, ये सिंपल ऐसे ग्रो करती है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। अच्छा, ये इसको हम दोबारा देख लेंगे, वैसे ही मैंने कहा चलो आज इतना नहीं है पढ़ाना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ एक्स्ट्रा डिटेल। इफ ए इज ग्रेटर देन बी बाय X%, देन बी इज लेस बाय डैश। ठीक है। तो ये इसको भी अभी छोड़ दो, अगर इसको प्रॉपर समझाना पड़ा तो टाइम लगेगा, इसको छोड़ दो, इसको मैं करूंगा फिर एंड पे ना, फिर आपको ये भी समझ आ जाएंगे ये वर्डिंग क्या लिखी हुई है। रेशो क्या होती है, मैंने बताया हुआ A/B है और B/C है, ये दोनों चार इकट्ठी हो जाएंगी। तो उसके बाद जो है ना, ये हमें पता है कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है ना, चार रेशो है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये बाकी इक्वल है तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आप देख लो, 18 5 इज इक्वल टू 6 × 15, तो आंसर 1990 आना चाहिए। ज्योमेट्री प्लेन सॉलिड 3D, लाइन इन्फिनिट होती है, लाइन इन्फिनिट होती है, इसकी निशानी भी ये होती है। अच्छा, लाइन सेगमेंट टू एंड, अच्छा लाइन, इस लाइन का कुछ एक हिस्सा ले लो, तो ये फाइनाइट का मतलब है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म। इसका शुरू कहीं भी नहीं है, इसका इसका शुरू यहाँ नहीं है, वो आगे तक जा रहा है, इसका भी आगे तक एंड है ही नहीं। इसका एंड है, इसका स्टार्ट ये है और एंड ये है। आगे एंगल कितने होते हैं, राइट एंगल होता है 0 से लेके लेस देन 0, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन हो एक्स 0 से, और लेस देन हो 90 से, इक्वल ना हो, क्योंकि इक्वल होगा तो वो तो राइट एंगल है। obtuse एंगल
90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, 180 नहीं होता। और अगर एंगल 180 हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल लो, उनका सम करो 90 आना चाहिए, उसको कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कोई भी दो एंगल लो, उनका सम 180 आ जाए, उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, कोई भी इस तरह की कोई लाइनें हो, दो लाइनें, एक इसको 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 इसको, ये ए बी सी और डी, इन इन ए एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो, 360 आता है। उसने नहीं भी दिया हुआ तो ये बात पता होनी चाहिए। ये रूल, कुछ रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रूफ आपको नहीं चाहिए। एक और बात है, अगर कोई दो लाइनें इस तरह क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाला, अगर चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। तो अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला, ये दो जो इक्वल होंगे, ए और सी जो है ना, अपोजिट एंगल, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बी और सी जो है वो डी डी जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो लाइनें क्रॉस मार रही हैं एक दूसरे के साथ, तो ये आमने सामने वाले एंगल जो है ना वो इक्वल है। तो वो कर करेगा भी ऐसे, वो अगर इधर इसको 10 डिग्री देगा, फॉर एग्जाम्पल 10 तो नहीं देगा, चलो फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री दे देगा, इधर कुछ नहीं देगा, इधर एक्स लिखा होगा, तो आपने इधर चुप करके 80 लिख देना है। ये काम करना है बस बेसिकली। तो आगे क्या है? एनी टू डायमेंशनल फिगर विथ थ्री और मोर स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब इस तरह समझो ना, ये लाइनें हैं, इससे एक और लाइन लगाओ, तो मिनिमम 3 लाइनें ड्रा करो तो वो क्लोज फिगर बन जाती है, यानी क्लोज फिगर, इस तरह का है। तो वो मिनिमम 3 जो है ना होती हैं, तो पॉलीगॉन उसे कहते हैं। ये मिनिमम ट्रायंगल से स्टार्ट होती हैं, फिर चार, चौथी वाली को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, पांच वाली को, दो तीन चार, पांच वाली को पेंटागन कहते हैं। पेंटागन जो अमेरिका का पेंटागन है, उसका नाम भी इसी तरह है, इसलिए पेंटागन है। ये वो जो है ना, वो कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे, पेंटागन का नाम इसीलिए, उसकी बिल्डिंग को देखो तो वो ऐसे बनी हुई है, ऐसे। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, इसने भी लिखा हुआ है। अच्छा, इनके अंदरूनी एंगल अगर आपने नापने हो, जैसे इनको, जैसे ये बड़ा मशहूर चीज़ है ट्रायंगल का, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल का 180 डिग्री की इक्वल होता है। ये बड़ी मशहूर चीज़ है। वो आया आता कैसे है? वो इधर आता है, इस फॉर्मूले से आता है, ये मल्टीप्लाई है। एन की जगह 3 पुट करो ना, तो एन क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं कोने, ये एन है। बल्कि ये देख लो, ये वाला, ये कोने जो है ना, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस है। तो ये एन जो है ना, इसके आप ट्रायंगल के केस में कितने होते हैं? 3। 3 - 2 1, 1 × 180, 180 बनता है, देखो। और ये 180 हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह क्वाड्रिलेटरल के 4 होते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 - 2 × 180। तो ये भी बड़ी मशहूर चीज़ है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है, उनके चारों एंगल को सम करोगे तो 360 बनेगा। वो क्यों बनता है? ये इस फॉर्मूले से बन रहा होता है। अच्छा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? 360। एक्सटीरियर एंगल ये एंड आखिरी होते हैं, मतलब बाहर वाले एंगल। अब ट्रायंगल की बात करो तो इधर से एक्सटेंड मारो। अच्छा, इसको इसको जरा तरीके से करना है, ठीक है, बिल्कुल मतलब पागलों की तरह नहीं करना। अगर जैसे ये है ना, ये इन तीनों का मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो, पहले इसको बात करो, तो इधर से शुरू हो रही है ना ये, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। फिर अब इसको यहाँ से शुरू किया था ना, ये वाली साइड है, अब इधर इसको ऐसे शुरू करना है, ठीक है ना, ताकि ये भी एक्सटेंड हो और ये भी एक्सटेंड हो। फिर ये हो जाएगा ये समझ लो एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल गामा। इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आप लोगों ने। इसकी गलत फॉर्म पता है क्या है? इसकी इधर से इधर एक्सटेंड कर दो, और इधर से भी इधर एक्सटेंड कर दो, और इधर से ना अपनी मर्जी से यहाँ एक्सटेंड कर दो, ये रॉन्ग है। अब समझ आइए, मैंने देखो इसको भी एक्सटेंड कर दिया है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया है, टेक्निकली तीनों को एक्सटेंड किया है। लेकिन तरीकाकार क्या है? इसको ऐसे करो, बल्कि एक मैं गलत बना भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अभी तो आप लोग लिख नहीं रहे हो ना, ये रॉन्ग है। इसकी एक्सटेंशन ऐसे नहीं होती। एक्सटेंशन कैसे होती है? इधर से शुरू किया, यहाँ गए, अब इधर आओ, और इधर से नीचे आओ, अब इधर आओ, इधर से इधर आओ, ऐसे करना है। और एंगल कैसे बनाना है? ये एंगल बनाया ना ये, और इसका ये एक्सटेंशन बन रही है ना, मतलब एक लाइन आ जा रही है, तो ये एंगल एक्सटीरियर ये बनेगा ना। ये प्रैक्टिस करो इसकी सही तरह, ये है आसान चीज है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इस तरह अगर इन 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 बाहर वाले एंगलों को अगर कोई बंदा प्लस करेगा, ठीक है,
ऐसे अल्फा बीटा गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अगर कोई करेगा, देख रहा हूँ मैं गलत नहीं बना, मुझे शक पड़ रहा है मैं गलत बना, ये ऐसे होना नहीं चाहिए लेकिन चलो। एक दो तीन, पता नहीं क्या किया, चलो। तो ये 360 के होने चाहिए, ठीक है। ये 360 के एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर बाहर वाले होते हैं। अच्छा इंटीरियर ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल का ये फार्मूला है, तो वो 180 है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का हमेशा 360 होगा, ये याद रख। चाहे वो ये वाली है, चाहे वो ये क्वाड्रिलेटरल है, इधर से ऐसे 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 हो जाएगी। तो देखो ये ये और ये, इन चारों का प्लस हो करोगे तो क्या आएगा, 360 आएगा एक्सटीरियर एंगल। तो पेस्ट एन एंगल, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री होता है। अच्छा जिसमें साइडें प्लस एंगल इक्वल हों, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा नहीं, इसका नाम तो इक्वल एंगुलर है। इक्वी एंगुलर ये होता है, इक्वी इक्वी का मतलब बराबर, और एंगल का मतलब एंगल, बराबर एंगल हो तो 60 60 60। अच्छा इसको मैं सही लिख रहा था, जिसके बराबर एंगल होते हैं उसकी साइडें बराबर होती हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम हो सारे एंगल, 90 से कम, ठीक है, 90 से बड़ा एक भी ना हो। इसमें एक जो एंगल है ना, मिनिमम, मिनिमम वन एंगल, वो 90 से ग्रेटर हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 बता दिया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर इज इक्वल टू 180। हाँ ये और चीज है, ये कह रहा है, ये कह रहा है ये जो ये बाहर वाला है ना, और ये अंदर वाला है, ये इस पूरे इन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंड कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर और उसके साथ वाला इंटीरियर एंगल, ये चूंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, आप चेक करो तो 180 बनेगा इसका आंसर। तो ये इसका मतलब ये है, बल्कि इसने ये लिखा भी है, मैंने देखा नहीं। ये देख लो बेचा, ये देख लो, ये बाहर वाला एंगल है ना, तो अंदर वाला कितना है हमें तो नहीं पता कितना है, लेकिन बाहर वाला प्लस अंदर वाला इक्वल टू 180 है। क्यों इक्वल, ये 180 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मेरे एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, सम ऑफ, क्या लिखा हुआ है ये, सम ऑफ रिमोट एंगल क्या होते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ द टू साइड। ये थ्योरम है, इसको छोड़ दो वैसे, मतलब ये कह रहा है ना कि कोई भी ट्राइंगल है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इनमें से किसी जो है ना लेंथ, जो है ना, ये लेस होगा। ठीक है, किसी भी साइड की लेंथ ले लो ना, जैसे 5 ही ले लो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकती ना, थ्री इन दोनों के प्लस के। तो ये इसका मतलब तो ये बन रहा है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल मैंने ले लिया, मस्ट बी ग्रेटर देन, अब ये ग्रेटर तो नहीं है, मैंने लेंथ ली है ना, ये दोनों के एडिशन के ग्रेटर तो नहीं है, इसलिए ये लेस देन होता है, ठीक है, ये हमेशा लेस देन होता है, ये गलत लिखा हुआ है ये। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो ऑलवेज अपोजिट लॉन्गेस्ट एंगल होगा। अच्छा ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये सबसे बड़े एंगल की अपोजिट होती है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट है ना, तो चेक करो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और इसके अंदर और कोई 90 डिग्री नहीं बन रहा, इसलिए ये लॉन्गेस्ट, ये वो कह रहा है, ये ठीक लिखा हुआ है, ये चीज ठीक लिखी हुई है। सम फिक्स प्रोपोर्शन है, ये वैसी बात कर रही हो जैसे अभी मैंने ये नहीं बनाया, ये 3 4 5, अगर 3 4 अगर देखो ना, एक्स और एक्स यहाँ होंगे तो यहाँ √2 ही आएगा। ये आप पैथागोरस थ्योरम, बल्कि सिंपल इसका हल है, पैथागोरस थ्योरम लगा लो, यही आंसर आते हैं। मतलब अगर ये 5 है ना, हट जाना, ये 5 है ना और ये 12 है, तो ये अल्टीमेटली 13 आएगा ही आएगा, पैथागोरस थ्योरम से आएगा। अगर ये 3x है, ये 4x है, ये 5x आएगा ही आएगा। तो ये बात है। और हमेशा अच्छा लिखनी है, ये आम तौर पे मैक्सिमम टाइम हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज कह लो ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल।
जो है क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। चलो पाइथागोरस थ्योरम भी आ गया। चलो इसको कल कर लेंगे फिर। इसको जो है ना इधर से आगे कल स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। ये कर लेंगे कल करके ना, फिर उसका नियर पीर को थोड़ा स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर इसमें इधर तक क्वेश्चन अगर गलती समझ आ गई तो बता दो, फिर मैं बता देता हूँ। इधर तक अगर कोई मसला परेशानी है तो बताओ। वो आपसे एक बात पूछनी थी कि पाकिस्तान जो लोन लेता है आईएमएफ से, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है या सिंपल इंटरेस्ट पे? वो, क्या होता है, जहाँ तक मेरी मालूमात है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। मतलब हर साल बस एक फिक्स रेशियो है वो बढ़ती है। कंपाउंड पे मेरा नहीं ख्याल, लेकिन एक दफा काउंटर चेक करना पड़ेगा। मैंने अभी तक शेयर नहीं की ये फाइल। पाकिस्तान एक तो थोड़ा सा कर्जा लिया होता तब ना। क्या है देख लेते हैं। हाँ सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन ऐसी है कि वो समझ लो कंपाउंड ही पड़ जाता है, क्योंकि पर डे उसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है, इंटरेस्ट लग रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। हाँ ये फाइल कर दूंगा शेयर, पहले ये मौके तो दे। आप लोगों को इतने ग्रुपों में ऐड कराया है, उसके अंदर ये फाइल कहीं ना कहीं लिंक से है, आपको मिल जाएगी। मैंने तो खरीदी थी, तो ये तो अभी फ्री में भी लोगों ने शेयर किए हुए हैं। ड्राइव की लिंक, ड्राइव की लिंक खोला करो ना थोड़ा। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।